नमस्कार। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। आज जो हम एक नवीन टॉपिक है एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन, निर्वचन के बाह्य सहयोगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी तक हम निर्वचन के आंतरिक सहयोगियों के बारे में जान चुके हैं। आंतरिक सहयोगी कौन से हैं? जो हैं उसके अंदर ही बने हुए हैं, उसके अंदर ही विद्यमान होते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम उस कानून का निर्वचन करते हैं। यदि उस कानून के निर्वचन में किसी तरह की कोई समस्या न्यायालय के सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वचन के बाह्य सहयोगी, बाह्य का मतलब बाहरी, अर्थात जिस कानून का हम निर्वचन कर रहे हैं उस कानून के बाहर के कुछ सहयोगी हैं। उन सहयोगियों से क्या हम उस कानून या उस कानून की किसी धारा के निर्वचन में यदि अस्पष्टता है तो क्या उससे हम सलाह ले सकते हैं या उसका सहयोग ले सकते हैं। इसी के बारे में है, बाह्य सहयोगी के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। तो ये दो बातें हुई, आंतरिक और बाहरी। बाहरी मतलब वो जो अधिनियम है उस अधिनियम के बाहर जाकर के यदि कोई निर्वचन से संबंधित कोई सहायता ली जाए तो उसी को हम बाह्य सहयोगी के नाम से जानते हैं। जी शेखर बनाम गीता 2009 सर्वोच्च न्यायालय, इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि जो विधि आयोग की रिपोर्ट है उस विधि आयोग की रिपोर्ट को कानून के निर्वचन में उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि कानून स्वतः ही स्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में कानून ही अधिभावी होगा, कानून ही प्रिवेल करेगा। उस रिपोर्ट को ऐसी स्थिति में ध्यान में नहीं लिया जाएगा। विधि आयोग की रिपोर्ट भी निर्वचन का एक बाह्य सहयोगी है, लेकिन इसको तभी काम में लिया जा सकता है जबकि कानून स्पष्टता का अभाव हो। यदि कानून स्वयं में ही स्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में निर्वचन के बाह्य सहयोगी को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि निर्वचन के बाह्य सहयोगी कौन कौन से होते हैं जिनसे कि न्यायालय मदद ले सकता है, न्यायालय उन पर भरोसा कर सकता है, ऐसे काम में लिया जा सकता है या काम में नहीं लिया जा सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके आगे की जो बात है वो ये कहती है कि कौन कौन से जो बातें हैं वो बाह्य सहयोग के तौर पर ली जा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है शब्दकोश, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं।
शब्दकोश में किन्हीं शब्दों का अर्थ बताया जाता है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन शब्दकोश में एक ही शब्द के कई कई अर्थ बताए जाते हैं, कई कई अर्थ लिखे हुए होते हैं। हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ साहित्य प्रयोग में आ रहे हैं, तो उन शब्दों का भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग उनकी उपयोगिता होती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि शब्दकोश के जो अर्थ हैं उनसे कानून का निर्वचन में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये उचित नहीं होगा। शब्दकोश के जो महत्व है या शब्दकोश की जो परिभाषा है, उसकी शाब्दिक परिभाषा के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, अन्य प्रयोजन के लिए उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये महत्वपूर्ण होता है। अतः को शब्द का प्रयोग में किया गया है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा, उस पर विशेष निगरानी उसको रखनी होगी। दूसरी जो बाह्य सहयोगी है, उसमें पाठ्य पुस्तकें, जिनको हम टेक्स्ट बुक्स कहते हैं। किसी अधिनियम के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए न्यायालय पाठ्य पुस्तकों का सहयोग ले सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि उसमें दी गई जो परिभाषा है वो न्यायालय की राय हो। एक सहयोगी के तौर पर काम में ले सकता है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में जो बात कही गई है उसके लिए यह अनिवार्य नहीं है, न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह उसको ही मान्यता प्रदान करे, उसी को वह माने। न्यायालय के पास दोनों ही बातें हैं, वह उसको चाहे तो स्वीकार कर सकता है, चाहे तो वह उसको अस्वीकार कर सकता है। हमारे उसमें कई टीकाकार हुए हैं, जैसे मनु संहिता है, याज्ञवल्क है, विज्ञानेश्वर है, जीमूतवाहन है। इन टीकाकारों की बातों को, इन टेक्स्ट बुक की बातों को न्यायालय के द्वारा कई बार उद्धृत किया गया है, कई बार उनको समावेशित किया गया है, उनकी बातों को मान्यता भी दी गई है। इसी क्रम में मुल्ला की जो पुस्तक है उसको भी बहुत जगह उद्धृत किया जाता है, न्यायालय ने कोट भी किया है। तो इन पाठ्य पुस्तकों की जो इंटरप्रिटेशन है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो बात पाठ्य पुस्तकों में लिखी गई है, टेक्स्ट बुक्स में बात कही गई है, उनको यदि न्यायालय विवेकपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से यदि देखता है तो उसको वह मान्यता दे सकता है, अन्यथा उसको मनाही उसकी कर सकता है, उसको रोक सकता है। तीसरी जो बात है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है किसी अधिनियम के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए न्यायालय विधि और विधान जो बनाया है, इतिहास और अन्य न्यायालय के विचार के लिए पूर्ण उसकी स्वतंत्रता है।
जो कानून बनाया जा रहा है या कानून की किसी धारा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कारण रहे होंगे जिनके 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 होने से ऐसे कानून को बनाया गया है या ऐसे कानून में परिवर्तन वह देख सकता है और वह उनको एक सहयोगी के तौर पर उनसे कुछ सहायता प्राप्त कर सकता है। न केवल प्रयुक्त शब्दों को देखना चाहिए ऐसी स्थिति में, बल्कि इस अधिनियम के इतिहास, अन्य ऐतिहासिक तथ्यों तथा उन कारणों को भी देखा जाना चाहिए जिसके आधार पर उसे पारित किया गया था। इस सृष्टि को भी देखा जाना चाहिए, वो कौन सी बुराई है जिसको दूर करने की आवश्यकता थी और कानून बना करके उसको दूर किया गया है। बहुत से क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट्स हैं जो कि बहुत सारी घटनाओं के ऊपर आधारित हैं, उनको उनका इंटरप्रिटेशन के समय न्यायालय ये देख सकता है। यदि कोई बात है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इस तरह के कानून को बनाया, उस बात को मस्तिष्क में रख करके न्यायालय उन कानूनों को निर्वचन कर सकता है। यदि कानून में अस्पष्टता हो, कानून में पूर्णतः उसको निर्वचित नहीं किया जा रहा हो, तभी उस प्रकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लाभ प्राप्त किया जा सकता है और उनको इंटरप्रिटेशन में लागू किया जा सकता है। इसके बाद आता है विधायी इतिहास, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। प्राचीन काल में जो वास्तविक संदर्भ है, उस संदर्भ को जानने के लिए न्यायालय कभी कभी किसी कानून के विधायी इतिहास को भी देखता था, परंतु वर्तमान समय में इसको ज़्यादा अधिक महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि विधायी कार्य के परिणाम स्वरूप पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो विधायी बिल है, उस बिल के प्रत्येक खंड पर जो चर्चा की गई है और उस चर्चा के पश्चात उस का जो निचोड़, एक तरह का उसका एसेंस जो निकला है, उसके आधार पर ही कानून का निर्माण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो विधायिका का जो आशय है वह तो ही कानून के रूप में, तो ऐसी स्थिति को बहुत प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी ऐसे कानून, जहाँ तक कि संवैधानिक निर्वचन की बात सामने आती है, संविधान के निर्वचन का प्रश्न सामने आता है, तो वहाँ उसको काम में कई बार कोर्ट के द्वारा लिया गया है। कोर्ट ने उन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को देख करके अपना मानस बनाया है, संविधान संशोधन के बारे में अपना मानस बनाया है, और उससे उस बात का पता लगता था कि किस कारण से इस संबंधित अनुच्छेद को बनाया गया है। तो यहाँ जो इसको निर्वचन के बारे में आजकल एक धारणा बनने लगी है कि प्रत्येक उपलब्ध सहयोगी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि विधायिका के वास्तविक आशय को समझने में सहायता मिलती हो। बहुत सारे जो सहयोगी हैं उनके सभी को क्या कर सकता है न्यायालय अपने एक तरह से अपने माइंड मेकअप के लिए वह इन सबको प्रयोग में ला सकता है, आप सबको उपयोग में। इसमें केस है RS नायक बनाम AR अंतुले, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के मामले में।
विधान पारित होने से पूर्व दी गई समिति रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय रिपोर्ट तथा विधान के पारित होने तक सूचना एकत्र करने के लिए गठित कमीशनों की रिपोर्ट अर्थान्वयन के बाह्य सहयोगी के रूप में ग्राह्य है। कानून बनाने के संदर्भ में जो रिपोर्ट बनाई गई हैं वो ऐसे अर्थान्वयन के बाह्य सहयोगी के तौर पर उनको काम में लाया जा सकता है। यदि किसी विधान के अर्थान्वयन का मूल उद्देश्य संसद के आशय को जानना है तो उन सहयोगियों से जिनसे संसद ने सहायता ली है, जैसे पारित होने से पूर्व कुछ विशेष विधि, उस समय की स्थिति, विधान को पारित करने की आवश्यकता क्या थी, इन सब बातों को, इन सब परिस्थितियों को न्यायालय ऐसे कानून के निर्वचन के संबंध में प्रयोग में ला सकता है, उनको प्रयुक्त कर सकता है। अंतिम बात आती है प्रथा। यदि भी प्रशासकीय प्रथा को साधारणतः निर्वचन के सहयोगी के रूप में नहीं माना तो भी कभी कभी न्यायालय ने इसे महत्व दिया है। दूसरी ओर न्यायालय प्रसिद्ध सम्मान दिया है। वाणिज्यिक प्रथा के निर्वचन में वाणिज्यिक प्रथा को निर्वचन में महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उचित मान्यता प्रदान की है। तो प्रथाएं जो कई वर्षों से, सालों से चली आ रही हैं, अनंत काल से चली आ रही हैं, वो भी क्या हैं? वो भी किसी कानून के निर्वचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके माध्यम से भी कानून के निर्वचन में उनको सहयोगी के तौर पर, बाह्य सहयोगी के तौर पर उनको लिया जा सकता है और उसके अनुसार न्यायालय निर्वचन करने का आदेश कर सकते हैं। अपना जो मस्तिष्क है उसको उस आधार पर जोड़ करके और उसका नया निर्वचन उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये निर्वचन के बाह्य सहयोगी के बारे में हमने आज चर्चा की। इसे आप और पढ़ें और यदि किसी तरह की कोई समस्या इसके बारे में है तो आप मुझसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।